हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पढ़ाई कैसी चल रही है? रूपा, सौरभ, आशीष, अतुल, नितेश, रंजीत, अभिषेक, कोमल वर्मा, अतुल कुशवाहा। बहुत लेट हो गया बेटा, थोड़ा सा इशू था, टेक्निकल इशू था, है ना? कोई बात नहीं, सॉरी फॉर लेट। माफी चाहती हूँ देरी के लिए। मैं माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा इशू था जिसकी वजह से क्लास थोड़ा सा डिले हो गई है। चलिए अभी लेकिन आप सभी लोग जल्दी से आ जाइएगा, तो हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं, देरी के लिए माफी चाहते हैं। जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा और अब हम क्या करेंगे, अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशीष कुमार, पिंकी यादव, गुड मॉर्निंग। वेल, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है क्लास में। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा और सुबह सुबह अपने दोस्तों को भी जगा दिया करिए कि सुबह सुबह जो है समय से क्लास में उपस्थित रहें सभी लोग। अजय कुमार, वंदना मिश्रा, अन्नू वर्मा, ओमवीर यादव, चलिए आ जाते हैं अपनी क्लास पे और एक बार आपको रिकैप करवाते हैं। रिकैपिंग में आपको बता दें कि हम आपको सेल के बारे में बता रहे थे, ठीक है, कोशिका के बारे में बता रहे थे। और हमने क्या देखा था कि कोशिका के मध्य में हमने केंद्रक देखा था। इस केंद्रक के बारे में हमने पढ़ा था। हमने केंद्रक के 4 भाग देखे थे। केंद्रक कला देखा था, केंद्रक द्रव्य देखा था, गुणसूत्र देखे थे और केंद्रिका देखी थी, ठीक है। अब आपको बता दें कि प्रारंभ में जो कोशिका बनी थी, स्टार्टिंग में जो सेल बनी थी उसमें न्यूक्लियस पूरी तरह से विकसित नहीं था। वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया, ठीक है, वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि प्रारंभ की कोशिका, उन्होंने एक वो सेल उठा के देखी जो प्रारंभ में बनी थी और एक ऐसी सेल्स देखी जो बाद में बनी है, विकसित कोशिका। तो उन्होंने ये देखा कि इन दोनों कोशिकाओं में क्या अंतर है। उन्होंने देखा कि प्रारंभ में जो कोशिका बनी थी न तो उसका केंद्रक पूरी तरह से विकसित है और ना ही उसमें कोशिका के अंदर कोशिकांग बन पाए थे, जो कोशिकांग आपको पढ़ाए गए हैं ये सारे के सारे कोशिकांग राइबोसोम को छोड़ के और केंद्रक पूरी तरह से विकसित कहां पे देखने को मिले हैं? विकसित कोशिकाओं में। तो केंद्रक के आधार पर वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं को 2 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है। केंद्रक के आधार पर वैज्ञानिकों ने जो कोशिका थी उसको 2 भागों में विभाजित किया है। चलिए बता दिया जाएगा आपको। पिंकी यादव, केंद्र के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहली हमारी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और दूसरी क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका है। नाम कैसे रखा गया, नामकरण कैसे किया गया, नोमेनक्लेचर कैसे किया होगा वैज्ञानिकों ने कि ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक विकसित नहीं है उसको प्रोकैरियोटिक किस आधार पे बोला? प्रो का मतलब होता है, प्रोकैरियोट का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप क्या देखेंगे? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्राचीन, यानी कि प्राचीन काल में जो कोशिकाएं बनी है। कैरियोन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? केंद्रक, ठीक है। तो प्राचीन समय की जो कोशिकाएं हैं उनका जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो पूरी तरह से विकसित नहीं है, ठीक है, अल्प विकसित है। कैसा है? अल्प विकसित है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अल्प विकसित है उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बोलेंगे। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू होता है। पता नहीं क्या लिख दिया है, आप क्या लिखेंगे बेटा? ट्रू लिखेंगे। ट्रू मतलब क्या है? सच्चा, है ना, यानी कि विकसित न्यूक्लियस।
यूकैरियोटिक टाइप की जो कोशिकाएं होती हैं, विकसित कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें केंद्रक जो है वो भी कैसा होगा, पूरी तरह से विकसित होगा, पूर्ण विकसित केंद्रक, केंद्रक, ठीक है, इनमें केंद्रक पूर्ण विकसित होगा। आगे अगर आप देखेंगे तो प्रारंभ में जो कोशिका बनी थी, क्लास नोटिफिकेशन नहीं जाता है क्या? नोटिफिकेशन तो जाता होगा बेटा, नोटिफिकेशन तो जाता होगा। ऑफलाइन नहीं पढ़ाती हूँ, हाँ इंटरव्यू के बारे में आपको बता दिया जाएगा। बिल्कुल, मोनारमा, मनोरमा, सॉरी मनोरमा, आज आपको बता दिया गया ना, मैंने आपको लेट आने के लिए पहले ही सॉरी फील कर लिया है, टेक्निकल इसकी वजह से थोड़ा सा क्लास लेट हो गई। चलिए, आपको बताया था प्रारंभ में जो कोशिकाएं बनी थी उनमें कोशिकांग नहीं थे। प्रारंभ में जो कोशिकाएं बनी थी जिनको हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बोल रहे हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई कोशिकांग नहीं था सिवाय राइबोसोम के। जब भी आपसे राइबोसोम की बात की जाएगी तो आप क्या देखेंगे कि राइबोसोम केवल और केवल एक इकलौता कोशिकांग है जो दोनों तरह की कोशिकाओं में देखने को मिलेगा, जो दोनों तरह की कोशिकाओं में देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो इनमें सभी कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं राइबोसोम को छोड़ के। लेकिन बेटा बात क्या है, राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में देखने को मिलेगा, लेकिन प्रारंभ में जो कोशिकाओं का राइबोसोम था वो पूरी तरह से विकसित नहीं था, वो उतने अच्छे से प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पा रहा था जितने अच्छे से यूकैरियोटिक यानी कि विकसित कोशिकाओं में राइबोसोम कर रहा था। तो प्राचीन कोशिकाओं का जो राइबोसोम था उसको हमने 70S प्रकार का राइबोसोम बोला। राइबोसोम जब पढ़े थे तो दो तरह के पढ़े थे राइबोसोम, अभी देखिए उसका क्या सिग्निफिकेंस है। 70S प्रकार का जो राइबोसोम है वो हमें कहां देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसी तरह अगर हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में चलेंगे तो इनमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, दैट इज कोशिकांग, ओके। इनमें क्या होता है, सभी कोशिकांग, इसको कट करके नीचे ऊपर लिख देते हैं, सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ओके। आगे जब बात राइबोसोम की आ गई थी, आगे जब बात राइबोसोम की आ गई थी कि राइबोसोम दोनों तरह की कोशिकाओं में देखने को मिलेंगे, तो आपका प्रिमिटिव जो सेल थे यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो थी उनमें कौन सा राइबोसोम होगा, 70S प्रकार का राइबोसोम होगा, ठीक है। कौन सा राइबोसोम होगा, 70S टाइप का राइबोसोम होगा। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहां पे जो राइबोसोम होगा वो एडवांस होगा, 80S टाइप का राइबोसोम होगा। क्या होगा, 80S टाइप का राइबोसोम होगा, ठीक है। आगे हम उदाहरण की बात कर लेते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम सबसे पहले कौन सी कोशिकाएं बनी थी, कोई एक दो कोशिकाओं के नाम बताइए। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी हैं, प्रारंभ में कौन सी कोशिकाएं बनी थी, पहला ही स्लाइड है, क्लास आज लेट हो गई है थोड़ी सी, तो उदाहरण के नाम पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको बता दें जब इवोल्यूशन हुआ था तो सबसे पहले जो सेल बनी थी, जो कोशिका बनी थी, वो बैक्टीरिया ही थी, और वो कहां बनी थी, पानी में बनी थी, ठीक है। बैक्टीरिया के चारों तरफ सेल वॉल था, इसीलिए वैज्ञानिकों ने बोला कि सबसे पहले प्लांट सेल बनी। बैक्टीरिया को कहां रख दिया था, प्लांट में। लीनियस का जब आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उन्होंने समस्त सजीवों को दो भागों में बांटा था। एक तो ऐसे सजीव जिनके चारों तरफ कोशिका भित्ति उपस्थित थी, दूसरे ऐसे सजीव जिनके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं थी या अनुपस्थित थी। जिनके चारों तरफ कोशिका भित्ति उपस्थित थी उनको कहां रखा था, पादपों की कैटेगरी में, प्लांट्स की कैटेगरी में, और जहां पे अनुपस्थित थी उनको कहां रखा था, जंतुओं की कैटेगरी में। जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने, लीनियस ने ही सबसे पहले बताया कि पहली सेल जो बनी थी, जो बैक्टीरिया थी, पानी में बनी थी, उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति उपस्थित थी। तो बैक्टीरिया बेसिकली, अगर हम एनिमल और प्लांट की बात करेंगे तो हम बैक्टीरिया को कहां रखेंगे, प्लांट किंगडम में रखेंगे। उदाहरण की बात कर लेते हैं तो यहां पे आप क्या देखेंगे, जीवाणु देखेंगे, बैक्टीरिया देखेंगे। ये विजिबल है क्या, देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं नोटिफिकेशन आता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं आता है।
तो आपके मोबाइल की जो सेटिंग है वहां पे जाके आप चेक करिए, कोई इशू होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ बच्चों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और कुछ बच्चों के पास ना पहुंचे। चलिए वापस आते हैं, उदाहरण का देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक में क्या है, बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये सभी किसका उदाहरण हो जाएंगे, प्रोकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो यहाँ पे हम उच्च वर्ग के जंतु तथा पौधे देखेंगे। उच्च वर्ग के जंतु, उच्च वर्गीय जंतुओं की कोशिकाएं एवं पादप कोशिकाओं की बात करेंगे। हायर क्लास एनिमल सेल एंड प्लांट सेल की बात करेंगे। अब हायर क्लास एनिमल में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। यहाँ पे अगर हम बात कर ले यूकैरियोट्स में तो आपके क्या क्या आ जाएंगे, फंजाई आ जाएंगे, प्रोटिस्टा आ जाएंगे, एल्गी आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे। एनिमल में आपके बहुत सारे आ जाएंगे। एनिमल किंगडम आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्क्ले हेलमिंथीज, एनेलिडा जिसमें केचुआ वगैरह आता है, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, यूकैरियोट्स में आ जाएंगे। जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कौन सा जो एनिमल ग्रुप है वो किस में आ रहा है, यूकैरियोट्स में आ रहा है या प्रोकैरियोट्स में। या फिर जब आप 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। हाँ, क्या लिख रहे हैं आप, चलिए आगे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे बेटा एक चीज लिखी गई है और वो ये लिखी गई है कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें जो श्वसन होता है, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं, विकसित कोशिकाएं जो सांस लेती है वो किसके माध्यम से लेती है, सांस लेने में कौन सहायता प्रदान करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जब आपको पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में सहायता करता है, साथ ही साथ ऊर्जा का उत्पादन भी करता है। अब यहां पे लिखा गया है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। और आपको पता है कि चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका हो या फिर वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए हर एक कोशिका क्या करती है, श्वसन करती है, रेस्पिरेशन करती है। यहां पे लिखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन होता है, ठीक है। अब आप बताइए क्या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन नहीं होगा। आपको बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें किसी भी तरह का कोई कोशिकांग नहीं होता है राइबोसोम को छोड़ के, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो क्या वहां पे श्वसन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सभी कोशिकाएं जीवित रहने के लिए श्वसन करती हैं। क्या करती हैं, श्वसन करती हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो श्वसन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से नहीं, मीजोजोम नाम की संरचना के माध्यम से होता है। वहां पे मीजोजोम जो आप देखेंगे, जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है। आप देखेंगे, सपोज करिए कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में क्या होगा, बैक्टीरियल सेल है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली है वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड बना लेती है, ठीक है। इन्हीं फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं फोल्डेड स्ट्रक्चर को, इन्हीं उंगली नुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक में श्वसन का काम करते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या करते हैं, श्वसन का काम करते हैं। चलिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन किसके माध्यम से होता है, क्योंकि वहां पे कोई भी कोशिकांग नहीं होता है, तो श्वसन किसके माध्यम से होगा, मीजोजोम नामक संरचना के माध्यम से होगा। आगे अगर हम चलेंगे तो ये तो बेटा केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया था। ये क्या किया गया था, केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया था। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर पढ़ने से पहले हम एक चीज और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोशिका के संगठन के आधार पे, ठीक है। कोशिका के संगठन के आधार पे कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया। एक कोशिका है तो उसको क्या बोल दिया, सिंगल सेल है तो क्या बोल दिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिका अगर पूरे के पूरे जीव की तरह काम कर रही है, सरवाइव कर रही है, तो क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। और ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से बने हैं उनको हम क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय जीव बोलेंगे। चलिए आगे आप आ जाते हैं कोशिका के, हाँ अच्छा बैक करना है, ओके। This one, Royal Assis,
चलिए आए आगे, आगे चले बेटा। कोशिका के संगठन पर हमने क्या किया है, कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित किया है। ऐसे जीव जो केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर बने हैं और सरवाइव कर रहे हैं, दैट इज एक कोशिकीय जीव, है ना। और ऐसे जीव जो कोशिकाओं के समूह से बने हैं, जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय जीव बोलेंगे। हाँ, हम बहुकोशिकीय जीव हैं, बिल्कुल। ह्यूमन क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव में क्या आ जाएंगे, प्रोकैरियोटिक ही आ जाएंगे। प्रारंभ में क्या बना था, प्रोकैरियोटिक बना था, वही सिंगल सेल थे। यूकैरियोटिक तो सारे के सारे कैसे थे, मल्टी सेलुलर थे। चलिए आ जाते हैं एक बार वापस से, आ जाते हैं एक बार वापस से। और यहां पे हम क्या देखेंगे, कोशिका के संगठन के आधार पे क्या देखेंगे, कोशिका के संगठन के आधार पे, संगठन के आधार पे कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा क्या है, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिनके अंदर एक ही कोशिका है। ऐसे जीव, ऐसे सजीव जिनके अंदर एक ही कोशिका है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, यूनिसेलुलर। यूनि मतलब क्या होता है, सिंगल, है ना। इस वर्ड को अगर आप अलग अलग करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको अगर आप ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, यूनि मतलब क्या होता है, सिंगल, है ना, एकल। और सेलुलर वर्ड किसके लिए आया है, सेल यानी कि कोशिका। एक ही कोशिका से जो जीव बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, जीवाणु आएगा, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और आप क्या देखेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। देखिए शैवाल की अगर बात होगी, यूकैरियोट्स में आएगा, मल्टी सेलर में आएगा। नीले हरे शैवाल की बात होगी, प्रोकैरियोट्स में आएगा, एक कोशिकीय में आएगा, ठीक है। नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड एल्गी, जिनको हम शैवाल बोलते हैं, वो किस में आएंगे, आपके यूकैरियोट्स में आएंगे। ओके, चलो आगे दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे, दूसरी तरफ जब हम देखेंगे तो दूसरा हमारा क्या है, बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने हैं, कोशिकाओं के समूह से मिलके बने हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, सभी आपके किस में आ जाएंगे, बहुकोशिकीय जीव में आ जाएंगे। फंगस हुआ, ठीक है, जिसको हम कवक बोलते हैं, मशरूम जो आप खाते हैं, बहुकोशिकीय जीव। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इसके वर्ड से देख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा, मल्टी मतलब क्या होता है, मैनी, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म, मैनी मतलब क्या होता है, बहुत सारे, और सेलुलर मतलब क्या है, सेल। ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने हैं, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, इजी मतलब क्या है, उदाहरण, दैट इज, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपके, हायर एनिमल यानी कि उच्च वर्ग के जंतु, उच्च वर्ग के जंतु में आपके सभी आ जाएंगे, मछली आ जाएंगी, एम्फीबियन उभयचर आ जाएंगे, सरीसृप आ जाएंगे, ठीक है, पक्षी आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे। चलिए, हायर एनिमल,
हायर एनिमल को क्या लिखेंगे? उच्च स्तर के जंतु, उच्च स्तर के जंतु। दूसरा आप क्या देखेंगे? फंगस, ठीक है। दूसरा आप क्या देखेंगे? फंगस, फंजाई। कवक जिसको हम बोलते हैं, कवक का सबसे बढ़िया उदाहरण मशरूम जो आप खाते हैं। अगला हम क्या देखेंगे? प्लांट सेल, प्लांट सेल्स, पादप कोशिकाएं। पादप कोशिका में बेटा आपके एल्गी आ जाएंगे, ब्रायोफाइट आ जाएंगे, टेरिडोफाइट आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी आप प्लांट किंगडम, पादप जगत में पढ़ेंगे तो आपको वहां से प्लांट सेल समझ में आएगा। चीजें आपको रिलेट करनी पड़ेंगी, है ना। बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जब आप 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे जो कि रेलेवेंट है आपस में, तो आप उनको फिर रिलेट कर पाएंगे जैसे जैसे आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। अमीबा और, हाँ गुड, अमीबा और पैरामीशियम। यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की बात करें तो वो यूकैरियोट्स में आएंगे, लेकिन यूनिसेलर मल्टीसेलर की बात करें तो वो यूनिसेलर में आएंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा पूरा का पूरा एक जगत है, तो प्रोटिस्टा जगत के जो जंतु होते हैं वो यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे हम प्रोटिस्टा ही लिख देते हैं। प्रोटिस्टा में बहुत सारे आ जाएंगे, अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा आ जाएगा। इस तरह की जो सारी चीजें हैं वो कहाँ आएंगी? यहाँ पे आएंगी। या फिर आपका जो प्लेज्मोडियम है, प्रोटिस्टा लिख देते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा एक जगत है जिसके सभी जंतु कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, प्रोटिस्टा, ओके। पादप कोशिकाएं, चलिए ये बेटा कोशिका के संगठन के आधार पर हमने क्या किया है? कोशिका के संगठन के आधार पर हमने जो समस्त जीव हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया है। ऐसे जीव जिनके अंदर एक ही कोशिका है, दैट इज एक कोशिकीय जीव। जो कोशिकाओं के समूह से बने हैं, जिनके पास बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अन्नू वर्मा, मैं पहले ही अनाउंस कर चुकी हूं, आज आप लेट हो गई हैं। चलिए आगे आते हैं, तो हम क्या देखेंगे? एनिमल सेल। देखिए हेडिंग उन्होंने यहाँ पे डाली है, मैंने लिखा हुआ था कि हेडिंग डाल के 2-3 पेज का स्पेस छोड़ना है, वो मुझे हैंड रिटन देना है। देन ही वाज लाइक कि उन्होंने हेडिंग डाल के लिख दिया लीव स्पेस टू 3 पेज, जबकि वो मैंने लिखा था कि उन्हें छोड़ना है। चलो कोई बात नहीं, हम इसको क्या करते हैं, यहां से हटा देते हैं, ठीक है। ये हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो उनको समझ नहीं आया था एक्चुअल, तो इस चीज को हम क्या करेंगे? यहां से हटाएंगे, ओके। चलिए आगे हमारा क्या है? पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। अब हम क्या देखेंगे कि प्लांट सेल तथा एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, और यहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं डिफरेंस से। चलो वापस आ जाते हैं एक बार। अगर हम जंतु कोशिका की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका मिली नहीं पाई जाती है। इसमें अगर हम जंतुओं की बात करेंगे तो जब आपको सेल वॉल पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि सेल वॉल्स जो है ये बेटा मिली नहीं, कोशिका भित्ति, दैट इज कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतुओं में जो सेल वॉल है, सेल वॉल आर नॉट फाउंड इन दिस इन द सेंस एनिमल सेल, ठीक है। यहाँ पे आप सेल्स तो लिखा है और एरो लगा के यहाँ पे क्या लिख लेंगे? सेल वॉल, ओके। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक्चुअली मेरे ये हैंड रिटन नोट्स हैं, है ना। हम आपके लिए क्या करते हैं, नोट्स खुद से प्रिपेयर करते हैं, तो हो सकता है इन्हें मेरी राइटिंग समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती हो, इसलिए मिसप्रिंट हो जाते हैं, बिल्कुल। चलिए आ जाए वापस। जंतुओं पादपों की बात करेंगे तो आपको बताया था कि सेल वॉल कहां कहां देखने को मिलेगी? प्लांट्स में देखने को मिलेगी, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया सभी में उपस्थित थी। आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज कि प्लांट सेल्स जो है उसका घटक क्या है? पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है उसका घटक क्या है? वो किससे मिलके बनी होती है? कोई बात नहीं अनु वर्मा, हमने अभी यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स पढ़ा है, यूनिसेलर और मल्टीसेलर पढ़ा है, ठीक है। वो आप क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे। जल्दी से आप लोग बताइए, पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलके बनती है? उसका घटक क्या है? अगला अगर आप देखेंगे तो जब हम आपको कोशिकांग पढ़ा रहे थे तो आपको बताया गया था कि बहुत सारे कोशिकांग हैं जो केवल पादप कोशिका में देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कोशिकांग हैं जो केवल जंतु कोशिका में देखने को मिलेंगे। आपको याद है क्या? लवक नाम का एक
कोशिकांग आपको बताया गया था जो केवल और केवल कहां देखने को मिलता है, पादप कोशिकाओं में। इनमें लवक नहीं पाया जाता है, किसमें, जंतु कोशिका में। लवक यानी कि प्लास्टिड अब्सेंट होता है। प्लास्टिड आपको कहां देखने को मिलेगा, पादप कोशिका में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज क्या बताई गई थी, पोषण के आधार पे सबसे पहले अरस्तु ने समस्त सजीवों को 2 भागों में वर्गीकृत किया था। पहली क्लास है ना, पहली क्लास को याद करिए, आपको बताया गया था हमारे जो अरस्तु साहब थे उन्होंने क्या किया था, समस्त जगत को उनके पोषण के आधार पे 2 भागों में वर्गीकृत किया था। पहले तो वो सजीव जो अपना खाना खुद बना रहे थे उनको क्या बोल दिया था, पादपों की कैटेगरी में रखा था, प्लांट्स की कैटेगरी में रखा था। दूसरे ऐसे सजीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं उनको जंतुओं की कैटेगरी में रखा था। अब दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, परपोषी बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स बोलेंगे। एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, शायद सेलुलोज, मतलब कंफर्म ही नहीं है, कंफर्म ही नहीं है, नहीं पीपीटी से सेलुलोज, गुड दया कश्यप, नहीं नीतीश कुमार, पीपीटी का मतलब है, जैसे आपको यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो डिफरेंस है इसको लिखने में हमारा बहुत समय जा सकता था, है ना, और हम मे भी एक ही डिफरेंस कर पाते। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीजें लर्निंग है ना, ऑलरेडी जो आप पढ़ चुके हैं वही चीजें हैं, तो इसलिए पीपीटी के माध्यम से यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। हाँ, स्वपोषी व परपोषी। चलिए दूसरी तरफ, अच्छा यहाँ पे फिर से एक मिसप्रिंटिंग आ गई है और वो ये आई है कि इन्होंने एनिमल और प्लांट की ये जो तीसरा और चौथा सेंटेंस है उसको यहाँ पे एक में ही कर दिया है। अगला हम देख लेते हैं एनिमल, इसमें जो भोजन है, जंतु जो भोजन लेते हैं उसका संग्रह भी करते हैं ऊर्जा के लिए, तो वो किस रूप में होता है, जंतुओं में भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, इंग्लिश को ब्रैकेट में करते हैं, जंतुओं में जो भोजन का संग्रह होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पादप कोशिका में सबसे पहली चीज तो आप ये देखेंगे कि ये क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, तथा इनमें भोजन जो है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, पादप कोशिकाओं में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। जंतु कोशिका में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आगे अगर देखेंगे तो लाइसोसोम और सेंट्रोसोम 2 ऐसे कोशिकांग हैं जो कहां पे देखने को मिलेंगे, जंतु कोशिका में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये वाला यहां पे पहुंच गया, कहां देखने को मिलेंगे, जंतु कोशिका में देखने को मिलेंगे, और ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, अब्सेंट होते हैं। अगला जब हम रिक्तिकाओं की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रिक्तिकाओं की बात करेंगे, पुटिकाओं की बात करेंगे, वैक्यूल्स की बात करेंगे। हिंदी में इन्होंने क्या है, गलत लिख दिया है, रिक्तिकाएं। चलिए इसको जरा करेक्ट करिएगा, रिक्तिकाएं। ठीक है, इनमें रिक्तिकाएं जो होती हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। वैक्यूल्स कहां कहां देखने को मिले थे, अच्छा याद है ना, ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल पढ़ाया था, कहां कहां पे देखा था, प्लांट सेल में देखा था, और दूसरा कहां देखा था, अमीबा में देखा था, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, एनिमल सेल में ये अनुपस्थित होते हैं। क्या चीज बेटा, रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं। ओके, चलिए पूर्ण विकसित होती हैं, कहां पे ये पूर्ण विकसित होती हैं, पादपों में। पौधों में आपको बताया गया था, कोई भी प्लांट सेल है, कोई भी पादप कोशिका है, उसका 90% भाग कौन घेरती है, रिक्तिकाएं घेरती हैं, वैक्यूल्स घेरती हैं, पूरी तरह से विकसित होती हैं। जंतु कोशिका में ये क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, अगला ये एक आपका सेंटेंस है, इसको आप क्या करेंगे बेटा, स्टार मार्क करेंगे। ये आपका अलग से लिखना था, इन्होंने डिफरेंस में, ये अलग से है। ठीक है, ये क्या है, एक पॉइंट है, इसको अलग से आप देखेंगे। क्या बोला गया है, साइटोलॉजी। हम लगातार कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, कोशिका के अध्ययन के लिए एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, यूकोरियोटिक, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, इन सारी कोशिकाओं के अध्ययन के लिए एक अलग शाखा बनाई गई, जिसे हमने क्या बोला, साइटोलॉजी बोला, कोशिका विज्ञान बोला। ये साइटोलॉजी टर्म सबसे पहले हर्टविंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हर्टविंग। उन्होंने कहा कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, कोशिका विज्ञान बोलेंगे, इंग्लिश में साइटोलॉजी बोलेंगे। साइटोलॉजी टर्म
आज का क्लास समझ नहीं आ रहा है? आपने स्टार्टिंग से क्लास लिया है मालाकार, विशाल। बेटा आपको बताया गया है न्यूक्लियस के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित किया, कोशिका के संगठन के आधार पर किया, उसके बाद जो मुख्यतः पोषण के आधार पर अरस्तु साहब ने कोशिकाओं को दो भागों में बांटा था, तो उन दोनों में क्या अंतर है वो हमने पढ़ा है। और अभी तो आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा है। इसमें आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है बताइए, इसमें आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है? धीरे बोलिए, यानी कि साउंड या एक्यूरेसी? साउंड बोल रहे हैं आकाश कुमार, साउंड में धीरे धीरे बोलना है। नहीं बेटा नीतीश, रोज पीपीटी से नहीं होगा, जहाँ पे ज़्यादा समय जाएगा वहाँ पे पीपीटी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें फिर से आपको क्या है रिवीजन करवाना है और ढेर सारे क्वेश्चन भी करवाने हैं। हाँ एक्चुअली ये पीपीटी क्या, मैं उन्हें अपना हैंड रेटिंग नोट्स देती हूँ। मैं यहाँ लिखूँ या घर पे लिखूँ मेरे लिए तो बात बराबर है। मैं यहाँ आपको हैंड रेटिंग दूंगी तो मेरा समय बच जाएगा घर पे लिखने का। अदरवाइज मैं घर पे पहले नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, हाथ से लिखती हूँ। 2-4 बुक का कलेक्शन किया हुआ है जहाँ से मैं प्रॉपर अपना बनाती हूँ, क्योंकि उन्हें देना रहता है तो मैं हैंड रेटिंग देती हूँ। तो हो सकता है उन्हें मेरी राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से ये मिस प्रिंट्स आ जाती हैं। चलिए आगे अगर हम देखेंगे बेटा, तो आपको याद हो तो हमारी जब पहली क्लास थी वहां पे हमने सेल थियरी की बात की थी, कोशिका सिद्धांत की बात की थी, ठीक है। और आपको क्या बताया था बेटा, कंफ्यूजन हो रहा, वो एक्चुअली यूनिसेलर और मल्टीसेलर वाली जो हेडिंग थी वो पीछे आ गई थी, बाकी तो सब कुछ ओके ओके है, बाकी तो सब कुछ ओके ओके है। हाँ बिल्कुल। चलिए आ जाते हैं एक बार वापस। आपको याद हो तो पहली क्लास में जब हम कोशिका के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट पढ़ रहे थे, कुछ जानकारी ले रहे थे, जैसे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर में सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी हैं, तो हमने वहां पे आपको कोशिका सिद्धांत के बारे में भी बताया था। आपको याद है कोशिका सिद्धांत, सेल थियोरी, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया है, अपना अपना मत दिया है। मालाकार, विशाल, कंफ्यूजन जैसा तो कुछ नहीं है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। कब दिया है ये आप बताएंगे, क्योंकि जब आपको पहले बताया गया था तो वहां पे डेट मेंशन की गई थी। स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत कब दिया? अच्छा, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत में क्या बताया? उन्होंने बताया कि अरस्तु हुए या फिर जो भी वैज्ञानिक हुए जो सजीवों की बात कर रहे हैं, ये समस्त सजीव जो हैं वो किससे मिलके बने हैं? 1859 1674 में क्या हुआ था दीपक? एंटोनी वॉन ल्यूबिनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। किसी को भी याद नहीं है कि स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत कब दिया था? ओके चलिए, इन्होंने क्या बताया कि समस्त सजीव जो हैं वो या तो कोशिका से मिलके बने हैं, या तो कोशिका से बने हुए हैं, मतलब कि जैसे एक कोशिकीय जीव जो केवल और केवल कोशिका से बने हैं, या तो फिर कोशिका के उत्पाद से बने हैं। कोशिका के उत्पाद से क्या मतलब है कि कोशिका ने मिलके ऊतक बनाया, ऊतक ने मिलके अंग बनाया, अंग ने मिलके अंगतंत्र बनाया, और अंगतंत्रों से पूरा का पूरा जीव बना है, ठीक है। या तो जो जीव है वो कोशिका से बने या कोशिका के उत्पाद यानी कि ऊतक, अंग और अंगतंत्र से बने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है? ऊतक, अंग और अंगतंत्र। चलिए आगे आते हैं, तो एक हमारे दूसरे वैज्ञानिक, अच्छा इन्होंने ये तो बता दिया कि समस्त सजीव जो हैं वो कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद से मिलके बने हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि पहली कोशिका से अगली जो कोशिकाएं हैं वो कहां से आ रही हैं। अगली जो कोशिकाएं हैं वो कहां से आ रही हैं? तो हमारे एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉ। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चॉ, ठीक है। उन्होंने 1898 में ओमिनस सेलुला ई सेलुला वर्ड दिया था। क्या दिया था? ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इन्होंने बताया कि समस्त सजीव जो कोशिका या कोशिका के उत्पादों से मिलके बने हैं, तो ये कोशिकाएं कहाँ आ रही हैं?
प्रारंभ में एक कोशिका बनी है, ये पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बन रही हैं, ठीक है। ओमिनस का मतलब क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि पहले से जो कोशिकाएं उपस्थित हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेलुला इन द सेंस सेल, और ई एक क्या है? प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है टू, एंड अगेन सेलुलर मतलब क्या है? सेल, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो नई सेल है वो पहले से उपस्थित जो सेल है उसी से बन रही है। प्री एग्जिस्टिंग मतलब क्या है? पहले से जो सेल उपस्थित है उसी से नई सेल बन रही है। ये बात किसने बोली थी? रुडोल्फ विर्चो ने बोली थी। किसने बोली थी? रुडोल्फ विर्चो ने बोली थी। चलिए आगे, तो ये जो हमारा चैप्टर था जिसमें हमें कोशिका के बारे में पढ़ना था, एक बार रिकैप करते हैं। हमने बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ी हैं। स्पेशली अगर सेल की बात करें तो सेल का पूरा स्ट्रक्चर देखा है, आउटर स्ट्रक्चर देखा है, इनर स्ट्रक्चर देखा है। उसके बाद आपका जो इनर स्ट्रक्चर है जिसमें केंद्रक भी आता है, उसके आधार पर हमने कोशिकाओं का विभाजन किया है, कोशिका के संगठन के आधार पर विभाजन किया है, तथा अरस्तु साहब ने जो विभाजन किया था न्यूट्रिशन के आधार पर, उसमें हमने क्या देखा है? डिफरेंस देखा है। उसके बाद हमने सेल थ्योरी, और हाँ आपको बता दें वायरस जो है वो क्या है? सेल थ्योरी का अपवाद है, एक्सेप्शन है। विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। विषाणु जो है, विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अपवाद मतलब क्या? एक्सेप्शन, ठीक है। यानी कि वायरस पे, विषाणु पे सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है? अपना चैप्टर कवर किया है, और आज ही हमारा टेस्ट लेने का प्लान था लेकिन क्लास लेट हो गई तो हमारा टेस्ट आज नहीं हो पाया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बूस्टर टेस्ट साइटोलॉजी सेल कोशिका का आज टेस्ट होने वाला था, तो समय के अभाव की वजह से हमारा जो टेस्ट है वो आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे टेस्ट भी लेके आई थी, क्वेश्चन वगैरह उसमें ऑलरेडी थे। चलिए, जीवित कोशिका की खोज किसने की? जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फिर हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को कल हम कंटिन्यू करेंगे। इस टेस्ट को क्या है? कल हम कंटिन्यू करेंगे। अप्रोक्स 20 क्वेश्चन है जो क्लास के दौरान आपको कराए जाएंगे। थर्ड वंदना मिश्रा, ए चिराग, अजय वर्मा बी दे रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउन थर्ड। चलिए, कुछ बच्चे सी दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना आपका सेल, ये बायोलॉजी का बेस है और सबसे आसान चैप्टर है। इसमें भी आप लोग क्या कर रहे हैं? गलतियां कर रहे हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका या जीवाणु के खोजकर्ता कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। चलिए आगे हम क्या करेंगे, कल यहीं से कोशिका का जो स्कोर बूस्टर टेस्ट है उसको कल क्लास में करवाया जाएगा। तो सभी लोग एक बार रिवीजन करके आइएगा टेस्ट के लिए, और अच्छा स्कोर, अच्छा परफॉर्म करेंगे सभी लोग, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज क्लास लेट हो गई थी तो टेस्ट रह गया है, कल हम टेस्ट के साथ मिलेंगे इस क्लास में, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपना एक नया चैप्टर लेके आएंगे। गुड, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। आगे नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच।